नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है और अब बारी है नीट के रिजल्ट की और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो नीट की कंप्लीट काउंसलिंग की गाइडेंस देने के लिए आज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटा क्या है, स्टेट कोटा क्या है, राउंड 1 क्या होता है, राउंड 2 क्या होता है, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, किस तरीके से स्टेप वाइज हमें काउंसलिंग करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपको नीट काउंसलिंग का स्टेप वाइज प्रोसीजर नहीं पता है तो शायद आप अपने मनपसंद कॉलेज से वंचित रह सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बेटा नीट की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराता है, ठीक है ना, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बात समझ आ रही है क्या? और स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो भी होती है, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनकी भी काउंसलिंग साइट होती है, वहां से भी काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया से किस किस की काउंसलिंग होगी और स्टेट की काउंसलिंग से किस किस की काउंसलिंग होगी, आपको यहां तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो यार दो तरह का कोटा होता है भाई। अगर मान लो मैंने कहा किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, किसी कॉलेज में क्या है 100 सीटें हैं, तो अधिकतर जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अधिकतर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बात समझ आ रही है क्या? अधिकतर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर बेटा 15% सीट रिजर्व रहती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। ये क्या होता है सर? तो ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है बेटा कि इंडिया का कोई भी बच्चा उस कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकता है, यानी कि 15% सीटों के लिए वो उस कॉलेज पर लड़ सकता है इन द मींस सेंस मींस वहां पे उसकी वो चॉइस फिलिंग करता है। तो 15% सीटें जो होती है वो अदर स्टेट, जैसे राजस्थान में मान लो कोई एक मेडिकल कॉलेज है तो 100 सीटें अगर उसके अंदर है तो 85 सीट्स तो उसके स्टेट वालों के लिए होती है। बाकी जो 15% बची हुई सीटें है वो सीटें हैं जो अदर स्टेट्स वालों के लिए होती है। सो दैट इज कॉल्ड 15% ऑल इंडिया कोटा। और एक 85% वो स्टेट कोटा होता है, यानी कि मैंने कहा कि यार मान लो राजस्थान का कोई कॉलेज है तो उसमें 100 सीटें हैं तो 85 सीटें यानी 85 सीट्स तो केवल और केवल उन्हीं के राज्य वाले यानी कि राजस्थान के स्टूडेंट्स ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं। पर इंडिया के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वी कैन से इट की, अगर मान लो एम्स की बात करें तो उसके अंदर कोई भी कोटा नहीं होता है, उसके अंदर 100% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत ही भरी जाती है। तो एम्स के अंदर 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। फिर अपन बात करें और किसमें सर? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के अंदर ऑल इंडिया कोटा से 100% सीट्स भरी जाती है। जिपमेर के अंदर 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। फिर अपन बात करते हैं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 100% सीट ओपन है यानी ओपन ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। एसिक कोटा की बात करें तो बेसिकली आप देखोगे कि इसके अंदर 15% सीट का कोटा होता है, बात समझ रहे हो क्या? लेकिन अगर अपन बात करें कि ये उनके लिए है जिनके पास एसिक कार्ड है, भाई जिनके पास एसिक कोटा, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो एसिक कोटा क्या होता है। तो उसके अंदर एसिक कोटा की कंप्लीट जानकारी मैंने दी है कि कितनी सीटें कैसे होती है, कैसे मिलती है, तो वो आपको पूरा वीडियो वहां पर देखना पड़ेगा। फिर अपन ने कहा एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कोर्स की जो सीट होती है बेटा वो भी 100% सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनकी 100%। डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये काफी महंगी यूनिवर्सिटीज है, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, यहां पर ना तो कोई रिजर्वेशन होता है ना ही कोई रिजर्व कैटेगरीज होती है। यहां पर ऑल ओवर आप देखोगे कि जो 100% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती है। इनकी फीस काफी हाई होती है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का आप देखोगे 18 लाख, 25 लाख, 20 लाख इस तरीके की पर ईयर की फीसेस यहां पर होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो ये बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसमें भी कर सकता है, यानी कि वो एक ओपन है, ओपन
ओपन कैटेगरी मींस यहाँ पर कोई कोटा नहीं होता है, यहाँ पर 100% सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा के तहत ही भरी जाती है। फिर अपन बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की, तो यार 85% सीट्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं बेसिकली इंडिया में, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, एम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैंने कह दिया ना कि यहां पर 100% सीटें केवल इन में आप भर सकते हो ऑल इंडिया कोटा के तहत। स्टेट कोटा के तहत आप देखोगे कि 85% ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटें जो हैं वो स्टेट कोटा के तहत भरी जाती है, यानी कि उन्हीं के स्टेट वाले उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें बेटा, तो कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि सभी सीटें, जैसे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो उनके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे 100% सीटें ओपन फॉर ऑल स्टेट है, यानी कि ओपन कोटे में चलती है, यानी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत भरती है। बात समझ रहे हो क्या? लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर 85% सीट रिजर्व होती है प्राइवेट मेडिकल, जैसे सूरत, मतलब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देखोगे कि केवल गुजरात के स्टूडेंट्स ही वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं 85% कोटा के तहत, दूसरे नहीं ले सकते हैं। जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी मतलब जो ओपन, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया जो है 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत ही भरी जाती है। डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, आप देखोगे स्टेट काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अगर आप स्टेट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो और आपको काउंसलिंग करानी है तो आपको जो है डोमिसाइल लगेगा। जैसे दिल्ली की मैं बात करता हूं, दिल्ली की मान लो जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है या कोई यूपी का बच्चा है, फॉर एग्जांपल मान लो 10th तक वो यूपी में पढ़ा है और अगर वो 11-12 जाके दिल्ली में पढ़ लेता है तो उसको दिल्ली का डोमिसाइल मिल जाता है, फिर वो दिल्ली से भी काउंसलिंग करा सकता है, यूपी से भी काउंसलिंग करा सकता है। तो दिल्ली इज ओपन स्टेट की, अगर आपने 11-12 वहां से पढ़ी है तो आपको दिल्ली के स्टेट मेडिकल कॉलेज का भी फायदा मिलेगा, और यूपी में अगर आप रह रहे हो 10th तक तो यूपी का भी फायदा मिलेगा, ऐसा होता है। तो यूपी बिहार ओपन स्टेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। बेसिकली आप देख सकते हो कि इनके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ओपन कोटे के होते हैं, 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती है। फिर अपन बात करते हैं बेटा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी समय है नीट के रिजल्ट आने तक। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मान लो बना हुआ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप बना सकते हो ताकि जो है उस समय आपको दिक्कत यानी परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो बेसिकली अगर अपन देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज नीट का स्कोर कार्ड बेटा रिक्वायर्ड होता है, रिजल्ट, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, उसमें कितने मार्क्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें, मतलब ये सब प्रूफ के लिए आपको नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि नीट का एग्जाम दिया है, नीट की काउंसलिंग कर रहे हो, नीट का स्कोर कार्ड होना आपके पास जरूरी है। फिर 10th और 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट टीसी आपके पास होनी चाहिए, नीट एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज, यानी कि जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका कंफर्मेशन जो पहला पेज होता है वो आपके पास होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बहुत से बच्चे होते हैं जिनका स्टेट का डोमिसाइल नहीं बना होता है या बना होता है तो वो जो है एक्सपायर हो चुका होता है, तो बेटा डोमिसाइल यानी कि मूल निवास आप अपने स्टेट का जहां पर रहते हो उसका बनवा लेना, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा के तहत ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर अपन ने कहा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी में आते हो तो एससी कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उसका आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लो। अभी बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। फिर 8 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, सेम जो आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई थी। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर मान लो कोई बच्चा है वो ड्रॉप ईयर कर रहा है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का उसने ड्रॉप किया है, ठीक है, या बीएससी कर रहा था फिर अचानक से मन हो गया नीट का एग्जाम दिया, मान लो सिलेक्शन हो गया, या एमएससी कर रहा था या ड्रॉप कर रहा था या अदर कोर्स कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए। गैप सर्टिफिकेट की इस गैप में के दौरान आपने क्या किया तो उसमें फिर 50, 100 और जो है 10 रुपए का आप देखोगे यहाँ पर स्टाम्प भी लगता है, तो वगैरह ये गैप सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई बच्चा इस तरीके से उसने एग्जाम दिया है तो ड्रॉप ईयर करके। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे पास है बेटा अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ कॉलेजेस में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, स्टडी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपन बात करें। हेल्थ सर्टिफिकेट सम स्टेट्स में रिक्वायर्ड है, जैसे एएफएमसी में हेल्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ये तेलंगाना की काउंसलिंग में होता है, तेलंगाना स्टेट की, तो मैं उसकी जब अलग से काउंसलिंग का वीडियो बनाऊंगा उसमें
आपको बताऊंगा कि किस तरीके के मतलब हर एक स्टेट की काउंसलिंग प्रोसीजर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े जरूर रहना। स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो होती है बेटा दैट इज रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। तो अगर अपन बात करें एमसीसी की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बेसिकली जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है बेटा 1000 रुपीज, और SC ST OBC PWD के लिए है 500 रुपीज एमसीसी के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि अगर आपने एक बार जमा करा दी तो ये वापस रिफंड नहीं हो सकती है। फिर अपन बात करें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, तो आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, AFMC के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, एसिक यूनिवर्सिटीज के लिए बात करें तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं 10,000 रुपीज है, ओबीसी SC ST PWD के लिए 5,000 रुपीज है। फिर अपन बात करते हैं तो इफ कैंडिडेट टेक पार्ट इन बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अगर मान लो कोई बंदा है, बात समझ रहे हो क्या, यानी कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है या बच्ची है, वो अगर गवर्नमेंट और अपन बात करें कि प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, तो उस केस में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका वो आपका कितना है 2 लाख रुपीस होता है। बात समझ आ रही है क्या। इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पर भी 2 लाख रुपीस है फॉर ऑल कैटेगरीज, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिजर्व्ड कोटा नहीं होता है, चाहे SC में हो, चाहे ST में हो, चाहे OBC में हो, चाहे जनरल में हो, चाहे PWD हो, किसी में भी हो, वहां पर उसके लिए 2 लाख रुपीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये रिफंडेबल होता है। यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है, ठीक है ना, रिफंडेबल होता है पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी पूरा वीडियो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा कि कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे अपन जो है उसमें प्रोसीड करते हैं, तो चैनल से जुड़े जरूर रहना। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन फी का, कि आप जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको पहली बात तो आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये सब फीस वगैरह जमा करानी है एमसीसी की काउंसलिंग की साइट पे, मैं यहाँ पे आपको साइट भी बता दूंगा, ठीक है, एक बार एक वीडियो में, कि किस तरीके से अपन को कहाँ पर डिपोजिशन करना होता है, किस तरीके से प्रोसीजर वगैरह होता है। फिर अपन बात करें एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले राउंड 1 जब होता है, ठीक है, कब होगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। राउंड 1 की बात करें तो अगर मान लो किसी बच्चे ने राउंड 1 मतलब वो क्या करेगा, सबसे पहले एमसीसी की साइट पे जाएगा, फीस सबमिट कराएगा, सब कुछ करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट की मुझे पहले ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, तो प्रेफरेंस लिस्ट भरेगा। क्लियर है बात। अब बेटा राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है। जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है तो या तो दो चीज होंगी, या तो वो सिलेक्ट हो जाएगा या फिर वो नॉट सिलेक्टेड, यानी कि या तो वो सिलेक्टेड यानी सिलेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो राउंड 2 के लिए जाने के लिए एलिजिबल है। और बेटा राउंड 1 की जो भी आपने मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी अब वो नहीं काम में आएगी, आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राउंड 2 के लिए और लॉकिंग करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है क्या। यानी कि जैसे ही मान लो कोई बच्चा है, अगर उसका राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं होता है, वो राउंड 2 में जाना चाहता, मतलब जाहिर सी बात है जाएगा ही, जब राउंड 1 में नहीं हुआ तो राउंड 2 में डायरेक्टली वो चला जाएगा और उसको वहां पर फिर से दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अगर मान लो वो सिलेक्ट होता है तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंडीशन है भाई, जो उसका मनपसंद कॉलेज था मान लो उसको मिल गया, या उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मुझे इस रैंक पे और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो क्या करेगा। बात समझ आ रही है क्या। और अगर मान लो उसको कॉलेज पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट हो जाता है, तो अगर वो सेटिस्फाइड है अपने कॉलेज से तो वो जा करके बेटा एडमिशन ले लेगा, रिपोर्ट कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करा लेगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो वो फ्री एग्जिट कर सकता है। याद रखना राउंड 1 में फ्री एग्जिट अलाउड है, ठीक है ना। ये सभी राउंड्स में अलाउड नहीं होगा, अपन देखेंगे आगे वाले आने वाले राउंड में फ्री एग्जिट अलाउड नहीं होता है। तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट अलाउड है, लेकिन अगर मान लो उसने ज्वाइन कर भी लिया, मान लो करा देता हूं, मान लो राउंड 2 में कॉलेज मिले या ना मिले, फिर क्या होगा, तो कोई बात नहीं बेटा, वो नॉट सेटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकता है कि कॉलेज में जाके करा दिया, बट वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। किसके लिए जा सकता है, अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। फॉर एग्जांपल वो सेटिस्फाइड अगर नहीं है, फिर एग्जिट करता है, तो अपग्रेडेशन के लिए जाएगा। और अगर मान लो फिर भी उसने एडमिशन ले लिया है और मान लो राउंड 2 में उसको काउंसलिंग के बाद कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तो यहां से एक रिजाइनिंग, यहां पे वो रिजाइन करके एक लेटर लेके जाएगा और राउंड 2 में जहां पे उसको कॉलेज मिला उसमें जमा कराएगा, देन उसका जो है
कोई ना तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को कोई जो है लॉस होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, उसको राउंड 2 वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो बेसिकली ये चीज होती है। फ्री एग्जिट हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, जो अपग्रेड करने की बात कर रहा हूं मैं कॉलेज, वो राउंड 1 में अलाउड है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन कहते हैं कि यार राउंड 2 में क्या होता है। अगर अपन राउंड 2 की बात करें बेटा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश चॉइस फिलिंग करता है, फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद वही दो कहानी, नॉट सिलेक्टेड तो बेटा सीधा वो राउंड 3 में चला जाएगा, फिर से चॉइस फिलिंग करेगा, फ्रेश फिलिंग करेगा, वगैरह वगैरह ये सब चीजें करेगा। अगर वो सिलेक्ट हो जाता है, इंटरेस्टेड है तो रिपोर्ट टू द कॉलेज, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं है, बेटर कॉलेज अगर उसको चाहिए तो अपग्रेडेशन के लिए वो सेकंड राउंड में भी जा सकता है। सुनना, अपग्रेडेशन के लिए फर्स्ट राउंड में भी जा सकता था, सेकंड राउंड में भी वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। फिर अपन बात करें तो सिलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड बट गो फॉर अपग्रेडेशन, सो रिक्वायर्ड लिविंग सर्टिफिकेट। मैंने कहा ना कि वो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो चुका है बट उसको अपग्रेड करना है कॉलेज, तो वहां से लिविंग सर्टिफिकेट उसको लेकर के आना पड़ेगा उस कॉलेज से जहां पे राउंड 1 में उसका सिलेक्शन हुआ था। सो रिक्वायर्ड लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज। फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस्ट हो जाएगी। अगर आप यहां पे फ्री एग्जिट करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट लॉस हो जाता है। सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट अलाउ नहीं है, वो केवल फर्स्ट राउंड में अलाउ था। बात समझ आ रही है। फिर अपन बात करते हैं कि थर्ड राउंड जो हमारा होता है उसमें भी आप चॉइस फिलिंग करोगे वगैरह वगैरह, तो दो चीजें होंगी, या तो आप सिलेक्ट हो जाओगे या आप नहीं होगे, और नहीं हुए तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप अपने आप ही चले जाओगे। बात समझ रहे हो क्या? यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप राउंड 3 में सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप किसके लिए एलिजिबल होंगे? स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। फिर अपन बात करते हैं कि अगर मान लो सिलेक्ट हो जाते हो तो आप कॉलेज रिपोर्ट करोगे वंस ज्वाइंट, सो कैन नॉट बी अपग्रेड और रिजाइन। बेटा थर्ड राउंड में आपको कुछ भी अलाउ नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको ज्वाइन करना, आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो और रिजाइन भी नहीं कर सकते हो, और फ्री एग्जिट तो वैसे ही नहीं कर सकते हो। फ्री एग्जिट करोगे तो लॉस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? तो ये प्रोसीजर होता है। अब अगर हमारे पास आता है क्या बेटा, नेक्स्ट जो है दैट इज राउंड 4, ठीक है, जो कि बेसिकली होता है पार्टिसिपेट दोज कैंडिडेट नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज टिल राउंड 3। यहां पे बेसिकली वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको तीसरे राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। बात समझ आ रही है क्या? अगर मान लो किसी को किसी राउंड में, प्रीवियस राउंड में बीडीएस मिला है और वो एमबीबीएस के लिए अपग्रेड करना, मतलब एमबीबीएस में अपग्रेड करना चाहता है, तो वो इस राउंड में जरूर पार्टिसिपेट कर सकता है। पर पहले किसी को एमबीबीएस मिल गया है तो वो यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। नॉट सिलेक्टेड तो राउंड 5 बेसिकली होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिलेक्ट हो जाते हो तो रिपोर्ट करो, नो फ्री एग्जिट अपग्रेड अलाउड, कुछ भी अलाउड नहीं। यहां पर सिलेक्शन हो गया तो फाइनल है, दैट्स इट। सो बेसिकली आप देखते हो इस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का, स्टेट कोटा का। अब सर हम ये सारी चीजें एक साथ कैसे करेंगे, हमें कैसे पता पड़ेगा? हम मान लो स्टेट काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एमसीसी ने क्या कर रखा है, एक जिगजैग पैटर्न बना रखा है ताकि बच्चों के लिए काफी ज्यादा इजी रहे। पहले एमसीसी का काउंसलिंग का राउंड 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। फिर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 होगा। पहले एमसीसी की काउंसलिंग का राउंड 1 होगा बेटा, फिर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद अगेन एमसीसी का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 2 होगा, फिर अगेन एमसीसी का राउंड 3 होगा, ऑल इंडिया कोटा वाला, फिर स्टेट कोटा का राउंड 3 होगा। तो आप देखोगे बारी बारी सभी का नंबर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको उलझा देगा वो, ठीक है। सो बहुत इजी है। बहुत से बच्चे गलत कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट भरने की वजह से उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता, ना वो अपग्रेड कर पाते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत से इश्यूज हो जाते हैं बेटा। तो इस चैनल से जुड़े रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से प्रेफरेंस पे कौन सा, कितनी ऑल इंडिया रैंक पे क्या रखना है, कितनी ऑल इंडिया रैंक तक आपको पर्टिकुलर कोई कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहे, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करें तो आपको आपका सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही नीट काउंसलिंग के नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल से जुड़े जरूर रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।